हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं आईआरटी पॉलिटेक्निक के फिजिक्स के बारे में। तो आईआरटी पॉलिटेक्निक के फिजिक्स सिलेबस में से अभी तक मैंने 14 चैप्टर तक आपको पढ़ा दिया है। तो जो लोग उन चैप्टर्स को अभी नहीं देखे हैं वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। आईआरटी पॉलिटेक्निक फिजिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे लेक्चर सीक्वेंस में अपलोडेड हैं, उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हर एक चैप्टर का जितना भी आपका टोटल सिलेबस है, 14 नहीं टोटल जितना भी कंप्लीट सिलेबस है आपके फिजिक्स का आईआरटी पॉलिटेक्निक के लिए, हर एक चैप्टर का मैंने पीडीएफ नोट्स विथ न्यूमेरिकल पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है। तो आप लोग पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उन लेक्चर्स को उनका पीडीएफ डाउनलोड करिए और उनको आप पढ़िए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 15 के बारे में बात करने वाले हैं और ये एक अलग यूनिट है ना। अलग यूनिट का मतलब इस यूनिट में हमको 5 से 6 चैप्टर पढ़ने होंगे, जिसमें हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे, दर्पण के बारे में बात करेंगे, प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, इसके साथ ही साथ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। तो ये 4 से 5 चैप्टर टोटल होने वाले हैं जो प्रकाश से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये प्रकाश यानी ऑप्टिक्स का एक यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका पहला चैप्टर आज ले रहे हैं। प्रकाश की प्रकृति को समझेंगे और समतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उसके क्या नियम होते हैं, ठीक है। इतना हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की प्रकृति। तो अब ये छोटा सा चैप्टर है, ये अगर सब कुछ स्थिति सही रही तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखिए प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करें तो आप देखिए कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? तो जैसे ध्वनि एक ऊर्जा है, वैसे प्रकाश भी एक ऊर्जा है, या ये कह लीजिए ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये बड़े ही कॉमन जो है आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। कुछ चीज़ें इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको पता होंगी, जो नहीं पता होंगी वो आप यहाँ पर जान जाएंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ये जो ऊर्जा है ये किस रूप में संचरित होती है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है या फिर आगे बढ़ती है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ने का क्या मतलब है? तो वैसे तो मैंने आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पीछे बताया है, हीट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है कि वो तरंगे मैंने आपको बताया था, जब तरंगों के बारे में हम लोग वेव एंड ऑस्किलेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने तरंग के बारे में डिटेल में देखा था कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं और किसके चलने का क्या तरीका होता है, कब स्ट्रिंग और गर्त की बात होती है, कब संपीड़न और विरलन की बात होती है, किसको माध्यम की आवश्यकता होती है, किसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आपको तरंग के बारे में डिटेल में जानना है तो वेव एंड ऑसिलेशन जब मैं आपको बता रहा था तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस लेक्चर को देख लीजिए, आप तरंग के बारे में डिटेल जान जाएंगे और विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में भी जान जाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अर्थात ये वो तरंगे हैं जो बिना किसी माध्यम के ही आगे बढ़ सकती हैं, संचरित हो सकती हैं, अर्थात ये निर्वात में भी चल सकती हैं, ठीक है। ये निर्वात में भी चल सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खाली निर्वात में चल सकती हैं, इसका मतलब ये कि माध्यम में तो चलेंगे ही लेकिन ये निर्वात में भी चल सकती हैं, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर माध्यम आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रकाश की हम बात कर रहे हैं तो प्रकाश निर्वात में चल सकता है क्योंकि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और निर्वात में जब प्रकाश चलता है तो इसकी जो चाल होती है इसको आप याद रखिए। निर्वात में जो प्रकाश होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, ठीक है। प्रकाश अगर मान लीजिए कोई माध्यम आ जाए, वो माध्यम कैसा हो, तो प्रकाश के चलने के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होगी वो एक पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। तो सपोज कि अगर कोई पारदर्शी माध्यम है और उस पारदर्शी माध्यम में से प्रकाश को चलना है, तो क्या उस पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करेगी तो उसकी चाल यही होगी? क्या किसी भी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे चल सकता है? तो ध्यान रखिए कि जब भी प्रकाश किसी भी एक समांग माध्यम में, जैसे कि अगर पूरा कोई मान लीजिए कि जल है और जल में प्रकाश ऐसे जा रहा है, तो जल में पूरा जल एक समांग माध्यम हो गया, तो जल में प्रकाश सीधी रेखा में जाएगा
और इसके साथ ही साथ जल में उसकी जो भी स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। जो भी उसकी स्पीड होगी, ये तो नहीं होगी, इससे अलग होगी, लेकिन जो भी उसकी स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। लेकिन जैसे जल के बाद मान लीजिए कि सपोज कि जल के बाद आगे जो माध्यम है वो कांच माध्यम है या फिर कोई और अलग माध्यम आ जाए जो जल के से अलग है, अर्थात अब माध्यम अगर चेंज होगा तो प्रकाश की चाल भी बदलेगी और प्रकाश का रास्ता भी बदल जाएगा, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगा, लेकिन जब किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में वो चला जाएगा तो उसकी चाल बदल जाएगी, उसकी स्पीड बदल जाएगी। और वो स्पीड कितना होगा तो ये पता करने के लिए मैं एक फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ और इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। और ये फार्मूला है n = c/v। n = c/v, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। और हम लोग चूंकि बात स्पीड की कर रहे हैं तो इसको हम दिस इम्प्लाई दैट v = c/ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी किसी भी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, तो ये डिपेंड करेगी कि उस माध्यम का n मतलब अपवर्तनांक है ना, कि उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अपवर्तनांक, ठीक है। ये अपवर्तनांक क्या होता है तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इतना ही जानिए कि जो अपवर्तनांक है ये एक तरह से प्रकाशिक घनत्व है, ऑप्टिकल डेंसिटी है। जैसे मैटर की डेंसिटी होती है ना, तो एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है, उसी तरीके से ये ऑप्टिकल डेंसिटी है जो ये बताती है कि किसी भी माध्यम में प्रवेश करने के बाद प्रकाश की चाल कितनी रह जाएगी, है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि मैक्सिमम है। किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने के बाद उसकी चाल कितनी, इससे कितनी, मतलब इसका कितना गुना हो जाएगा, 1/2, 1/4, 1/5, है ना, कितना गुना कम हो जाएगा या कितना बच जाएगा, इसको बोलते हैं। ये चीज़ पता करने के लिए जो फैक्टर होता है वो होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक। हर एक पारदर्शी माध्यम का अपना अपवर्तनांक होता है, और निर्वात के लिए और वायु के लिए जब हम बात करते हैं तो इसके अपवर्तनांक को 1 मानते हैं, 1, ठीक है। तो किसी भी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल v = c/n, जहाँ पर c आपको पता है और n क्या होगा, उस पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको उस माध्यम, किसी भी एक पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, c में उस अपवर्तनांक से भाग कर देंगे तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल आपको मिल जाएगी। प्रकाश की चाल कहिए या फिर ये कह लीजिए किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल आप पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये भी ध्यान रखिए कि ये फार्मूला किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए लागू होता है, ठीक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया कि पारदर्शी माध्यम में चलता है। और प्रकाश देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक सीधी रेखा में चलता है। अगर ये पूरा का पूरा माध्यम जहाँ पर प्रकाश चल रही है, अगर वो माध्यम समांग माध्यम है तो एक सीधी रेखा में चलेगा। और आगे जैसे ही माध्यम चेंज होगा, इधर का माध्यम अलग है और इधर का माध्यम अगर अलग है, तो जैसे ही माध्यम चेंज होगा प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और इसके साथ ही साथ ये अपने वास्तविक मार्ग से विचलित भी हो जाएगा। ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा कि इस माध्यम का अपवर्तनांक इस वाले माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना में कम है या फिर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रही बात, प्रकाश जो है एक ऊर्जा है और निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, अर्थात जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो मैं बता चुका हूँ, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रकाश के अंदर होती है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग कि जो दीप्त और अदीप्त वस्तुओं की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बारे में। देखिए दीप्त और अदीप्त का मतलब ये है, ये मुख्य रूप से प्रकाश के जो स्रोत होते हैं, मतलब कोई प्रकाश कौन प्रकाश का जनक है और कौन प्रकाश का जनक नहीं है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, ठीक है। दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अर्थात जो खुद में एक ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें, कोयले को जलाते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलता है, इसका मतलब कि जो जलता हुआ जो कोयला है वो एक दीप्त वस्तु के अंतर्गत आता है। मोमबत्ती को जलाते हैं, वो खुद में से प्रकाश को निकालता है, इसका मतलब वो भी एक दीप्त वस्तु है, ठीक है। जितने भी आसमान में तारे हैं वो खुद एक ऊर्जा प्रकाश के स्रोत है, उसमें से प्रकाश निकलता है, इसका मतलब कि वो भी तारे भी क्या है, दीप्त वस्तु है, ठीक है। तो जो एक ऊर्जा का स्रोत हो, स्वयं ऊर्जा का स्रोत हो, उसको हम लोग दीप्त वस्तु बोलते हैं, ठीक है। स्वयं ऊर्जा का स्रोत, कोई भी वस्तु जो स्वयं ऊर्जा का स्रोत हो, अपने ही प्रकाश से जो प्रकाशित हो, उसको हम लोग बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जितने भी तारे हैं,
ठीक है, मोमबत्ती है, बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये सब क्या है, ये सब दीप्त वस्तुओं में आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे अदीप्त वस्तुओं की। तो अदीप्त वस्तुएं उन वस्तुओं को बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं उनको बोलते हैं जो किसी दूसरी वस्तु के कोई दूसरा प्रकाश स्रोत हो और उसकी वजह से कोई अगर प्रकाशित हो तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। और इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है वो आप याद रखिए और वो पूछा जा सकता है आपसे, वो एग्जाम्पल है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा दीप्त वस्तु नहीं है बल्कि एक अदीप्त वस्तु है, क्योंकि ये अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती। ठीक है, चंद्रमा, तारे, तारे का मतलब कि कौन से तारे की हम बात कर रहे हैं, सूर्य की बात कर रहे हैं। चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, दिन भर वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और रात को उसी को उत्सर्जित करता है। तो चंद्रमा, ध्यान रखिएगा कि दीप्त नहीं बल्कि अदीप्त वस्तुएं। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, ये सब क्या है, ये सब अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो ये रहा आपका दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। क्लास 6 में आपने इसको पढ़ा होगा, है ना, सोशल साइंस में आपको पढ़ाया जाता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुएं। चलिए इसको भी देख लेते हैं यहीं पर। पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुएं भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पारदर्शी वस्तुएं यानी ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसका क्या मतलब होता है। तो पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है, माध्यम का मतलब ये होता है वे वस्तुएं या वो माध्यम जो अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने देती है। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम मान लीजिए कि बात करें जल की, ठीक है, जल की बात कर रहे हैं, कांच की बात कर रहे हैं, वायु की बात कर रहे हैं, क्या इसमें से प्रकाश निकल सकता है। सपोज कि आपने कांच रखा हुआ है और इधर से हम लाइट जलाएं तो क्या उस तरफ प्रकाश जाता है, तो हाँ जाता है। आपने देखा है ऑफिसों में लगा रहता है, क्लासरूम में लगे रहते हैं, प्रकाश ट्रांसफ़र होता है, उधर की वस्तुएं इधर दिखाई देती हैं। इसका मतलब कि इसमें इसके अंदर से प्रकाश जो है पार हो सकता है। ठीक है, तो जिन भी माध्यम में से या जिन भी वस्तुओं में से प्रकाश आगे निकल सकता है, उसको पार कर सकता है, उस माध्यम को, उस वस्तुओं को हम बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसी तरह से अब बात कर लेते हैं अपारदर्शी वस्तुओं की। अपारदर्शी वस्तुएं उन वस्तुओं को बोलते हैं जो अपने अंदर से प्रकाश को पार नहीं होने देती। ठीक है, नाम से ही क्लियर, अपारदर्शी, ये है पारदर्शी। ठीक है, तो अपारदर्शी का मतलब जो अपने अंदर से प्रकाश को पार न होने दे, उसको हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और यानी कि इसको ओपेक मीडियम या ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं आप, लकड़ी लिख सकते हैं, है ना, लकड़ी के अंदर से प्रकाश तो नहीं पार हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से लोहा हो सकता है। ठीक है, तो ये वो वस्तुएं हैं जिसके अंदर से प्रकाश पार नहीं हो सकता है। तो अच्छा, कुछ इसी तरह से अल्प पारदर्शक भी होते हैं या जिसको पारभाषक कहते हैं। तो पारभाषक का मतलब वो होता है जिसमें से प्रकाश जो है अल्प मात्रा में निकल पाए, जैसे तेल से भीगा हुआ कोई कागज़ हो, अर्धपारगम्य जो झिल्लियाँ होती हैं, तो इसमें से प्रकाश कम मात्रा में बाहर निकल पाती है, तो उनको हम पारभाषक कहते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी, अपारदर्शी, दीप्त, अदीप्त, ये आप ध्यान रखिएगा। और जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि चंद्रमा जो है वो अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, अब बात कर लेते हैं किरण पुंज के बारे में या किरण के बारे में। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि किरण क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे किरण पुंज के बारे में, फिर बात करेंगे किरण पुंज के प्रकार के बारे में। देखिए किरण क्या है, तो मुख्य रूप से आपने देखा होगा, हाई स्कूल में आपने पढ़ा है कि किसी भी प्रकाश किस दिशा से किस दिशा में जा रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एरो बना लेते हैं और बोलते हैं कि ये प्रकाश के चलने की दिशा है ना। तो ये जो एरो होता है, ये जो तीर हमने बनाया, जो बाढ़ हमने बनाया, इसी को हम बोलते हैं किरण, रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट क्या है, तो रे ऑफ लाइट कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि लाइट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है। सपोज कि लाइट इधर से इधर जा रही है ना, लेफ्ट से राइट में जा रही, तो हमने इस तरीके से बना दिया। अगर मान लीजिए कि लाइट जो है राइट से लेफ्ट में आ रही होती, तो क्या करते, फिर इस तरीके से हम एरो बना देते, है ना। तो ये जो एरो होता है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, कि लाइट किस दिशा से किस दिशा में जा रही। तो प्रकाश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए जो हम एक बाड़ बनाते हैं, एक तीर बनाते हैं, एक एरो बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं किरण या फिर रे ऑफ लाइट। ठीक है,
अच्छा, अब आप जानते हैं कि कोई भी प्रकाश स्रोत है तो उससे ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पतली सी एक लाइट जो है जा रही है, इस किरण के रूप में कोई पतली सी लाइट जा रही है, ऐसा तो होता नहीं। आपके पास अगर कोई प्रकाश स्रोत है, सपोज मैं एक कैंडल ले रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी प्रकाश स्रोत है तो इससे तो बहुत सारी किरणें निकल रही होंगी ना, बहुत सारा प्रकाश बहुत सारे अमाउंट में जा रहा होगा चारों दिशाओं में, इस तरीके से, है ना, चारों दिशाओं में इस तरह से बहुत सारा प्रकाश बहुत सारी मात्रा में जा रहा होगा। ठीक है, तो किसी भी स्रोत से जो प्रकाश निकलती है उसको आप भले ही उसके डायरेक्शन को, उसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए एक एरो बना लीजिए, एक तीर बना लीजिए, एक किरण दिखा लीजिए, लेकिन चूंकि उसमें बहुत सारी मात्रा होती है तो मात्रा या अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए या ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ से एक किरण नहीं जा रही बल्कि किरणों का पूरा एक समूह जा रहा है, तो किरणों के उस समूह को हम क्या बोलते हैं, ये जो किरणों का जो पूरा एक समूह होता है, किरणों का जो समूह होता है उसी को हम बोलते हैं किरण पुंज। ठीक है, किरणों की किरण जो होती है वो दिशा को प्रदर्शित करती है और बहुत सारी किरणों का समूह बना दे तो उसको हम किरण पुंज कहते हैं, दैट मीन्स बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, बीम ऑफ लाइट, याद रखिएगा, रे ऑफ लाइट अलग चीज़ है, बीम ऑफ लाइट अलग चीज़ है ना। नॉर्मली कॉमन जो लैंग्वेज होती है उसमें हम लोग कभी भी बीम बोलते रहते हैं और कभी भी रे बोलते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा डिफरेंस है। रे एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल रे है, और जो बीम होता है वो कलेक्शन ऑफ रेज होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, बहुत सारी रेज हमने बना दी है ना, बहुत सारी रेज हमने बना दिया, इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज, और एक अगर लेंगे तो ये किरण हो गया। ठीक है, तो ये किरणों का एक समूह है। अब देखिए, जो किरणों का ये किरणों का जो समूह होता है उसको आप तीन तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने दिखाया किरणों के समूह को, किरण पुंज को, वो कैसे दिखाया है, तो सब की सब किरणें एक दूसरे के क्या हैं, समांतर है। ऐसा भी हो सकता है कि जो किरणें हो वो एक दूसरे के समांतर ना हो, किसी एक खास बिंदु से ये बहुत सारी किरणें निकल रही हो, ऐसा भी हो सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी किरणें किसी एक खास पॉइंट पर आके मिल रही हो। ठीक है, तो किरणों का जो समूह होता है, जो किरण पुंज होता है, उसको हम लोग तीन तरीके से दिखा सकते हैं। अब देखिए, जब किसी एक खास पॉइंट से बहुत सारी किरणें बाहर की ओर निकल रही हों और फैल रही हों, यानी कि ये डाइवर्ज हो रही हों, तो इसको डाइवर्जेंट रे बोलते हैं। ठीक है, या डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। हिंदी में इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा हिंदी में, तो हिंदी में इसको बोलते हैं अपसारी किरण। ठीक है, मतलब किरणों का ऐसा समूह जो किसी एक खास बिंदु से निकलता है और आगे फैलता है, उसको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और किरणों का ऐसा समूह जिसमें से प्रत्येक किरणें एक दूसरे के समांतर हों, तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और किरणों का ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित हो रही हों, ऐसी किरणों को हम क्या बोलते हैं, ऐसी किरणों के समूह को हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपसारी, ये देखिए डाइवर्ज हो रही हैं, स्कैटर हो रही हैं, तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग रे बोलते हैं या डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, डाइवर्जिंग बीम, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, और इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, तो ये हो गया आपका किरण और किरणों का समूह अर्थात किरण पुंज, और किरण पुंजों के ये तीन प्रकार, समांतर, अपसारी और अभिसारी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग प्रकाश से रिलेटेड कुछ घटनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो घटनाएं कौन कौन सी हैं, तो घटनाएं आपको पढ़नी है, विवर्तन, व्यतिकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। सॉरी, व्यतिकरण नहीं पढ़ना है आपको, विवर्तन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके बारे में। ठीक है, वैसे तो जब हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रकीर्णन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, वर्णक्रमीय विक्षेपण के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी प्रकाश की प्रकृति को हम लोग समझ रहे हैं। तो जैसे कि हमने ये समझ लिया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, निर्वात में चल सकता है, इसकी स्पीड निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, माध्यम बदलने पर इसकी चाल बदल जाती है, और वो चाल पता करने के लिए जो फार्मूला, जो रिलेशन हमको मिला n=c/v होता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश किरण पुंज के रूप में चलती है। प्रकाश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको किरण कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
और किरणपुंज 3 प्रकार के, अभिसारी, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरणपुंज। फिर आपने देखा दीप्त वस्तुएं क्या हैं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी, अपारदर्शी। तो बड़ी ही कॉमन सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं विवर्तन के बारे में। अगला टॉपिक है विवर्तन। तो विवर्तन देखिए क्या है। विवर्तन जिसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ये, और लाइट में ये होता है, प्रकाश के अंदर ये फिनोमेना, ये घटना देखने को मिलती है। और ध्यान रखिएगा कि विवर्तन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो केवल और केवल किसके अंदर पाया जाता है, उनके अंदर पाया जाता है जिसके अंदर तरंग का गुण है। ठीक है, तो विवर्तन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विवर्तन की जो घटना होती है वो केवल उनके अंदर देखने को मिलती है जिनके पास तरंग का गुण है, यानी वेव नेचर है। ठीक है, जो खाली पार्टिकल है, कण के अंदर, खाली जो कण है, कण के अंदर कभी भी विवर्तन की घटना देखने को नहीं मिलती। तो पहले तो समझ लेते हैं कि विवर्तन की घटना है क्या। विवर्तन या डिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि देखिए, जब भी किसी अवरोध से होकर कोई भी तरंग हो, जब भी किसी वो अवरोध पर पहुंचती है, तो अवरोध पर पहुंचने के बाद वो उस अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती है। ठीक है, जब भी कोई तरंग किसी अवरोध पर पहुंचती है तो उस अवरोध के किनारे से वो मुड़ जाती है। इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं विवर्तन। ठीक है, तो कोई भी वेव हो, कोई भी तरंग हो, ये कोई तरंग है सपोज, तो जब ये यहाँ से ऐसे चलेगी और यहाँ पर कोई एक अवरोध इनको मिलेगा रास्ते में, और यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये इधर से इधर मुड़ जाएगी, इधर से इधर मुड़ जाएगी, सभी दिशाओं में ये फैल जाती है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अब बताइए कि अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती, तो क्या ये जो आपने खिड़की लगा रखे हैं, जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हैं टेबल के पास में, और पूरे कमरे को आपने दरवाजे को बंद किया हुआ है, सन इधर है और सन लाइट जो है वो ऐसे जा रही होती, तो क्या आपके कमरे के अंदर कभी भी उजाला होता? क्या आप यहाँ पर जो बैठ के पढ़ रहे थे, क्या इस आपके टेबल के पास में लाइट आ पाती? नहीं आ पाती। अगर प्रकाश सीधे निकल जाती, सीधी रेखा में जाती, तो जिनके भी खिड़की इस सनलाइट के डायरेक्शन के सामने पड़ते, उनके अंदर उजाला होता उनके घर में, और जिनका इस डायरेक्शन से उल्टा पड़ जाता उसके अंदर अंधेरा रहता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। इसका मतलब ये कि जब प्रकाश ऐसे आगे बढ़ती है, आप जानते हैं कि ये चारों दिशाओं में निकल रहा है, जब प्रकाश आगे बढ़ती है तो कोई भी अवरोध या कोई भी कॉर्नर आता है, टर्न आता है, तो प्रकाश वहाँ पर मुड़ जाती है। ठीक है, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, विवर्तन। ठीक है, और विवर्तन की घटना हर एक तरंग के अंदर देखने को मिलता है। जितनी भी विद्युत चुंबकीय हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, है ना, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो भी आप यहाँ पर रखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि रेडियो जो सिग्नल आ रहा होगा स्टेशन से वो इधर से आके इधर से गुजर जाएगा और आपके रेडियो में गाना बजेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब कि रेडियो तरंगे भी मुड़ती हैं। तो जितनी भी तरंगे होती हैं उनकी एक खास प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर विवर्तन की घटना देखने को मिलती है, अर्थात अवरोध के किनारे पर वो तरंगे मुड़ जाती हैं। आपके घर के बगल से कोई बारात जा रही होती है तो ऐसा नहीं होता है कि आपका दरवाज़ा अगर सामने है तभी आप उसको सुन पाएंगे। आपका दरवाज़ा उनके सामने नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तब भी वो ध्वनि मुड़ के आपके कमरे के अंदर प्रवेश कर जाती है। अर्थात ध्वनि के अंदर भी विवर्तन की घटना देखने को मिलती है। ठीक है, तो विवर्तन जो है एक ऐसी घटना है जो केवल और केवल तरंग के अंदर पाया जाता है, और प्रकाश तरंग है। वैसे तो प्रकाश के अंदर तरंग और कण दोनों गुण हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन प्रकाश के अंदर तरंग का गुण है, यही इंपॉर्टेंट है। तो तरंग का गुण है तो इसका मतलब इसके अंदर विवर्तन की घटना देखने को मिलती है। जब भी किसी किनारे पर ये किसी मोड़ पर पहुंचता है तो प्रकाश वहाँ पर मुड़ जाता है। ठीक है, तो इतना ही आप याद रखिए, और इसके मैंने इतने एग्जाम्पल बता दिए, वैसे इतना आपको डिटेल नहीं पढ़ना था। और अब देखिए, विवर्तन के बाद एक और घटना की बात कर लेते हैं, और ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको तो आपको डिटेल में ही जानना है, और ये इसके क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, विवर्तन के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। एक और घटना डिस्कस कर देते हैं, और वो घटना क्या है, व्यतिकरण। तो मैं बस सिंपल सा बता दे रहा हूँ इसका एग्जाम्पल। वैसे तो ये क्लास 12th में डिटेल में डिस्कस किया जाता है ना। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो क्लास 12th में ये लेक्चर अगले 2-4 दिन में अपलोड होने वाला है व्यतिकरण का, तो आप वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके लिए बस इतना ही, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो साबुन के बुलबुले होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं प्रकाश में, क्यों? उसका कारण क्या है? व्यतिकरण की, विवर्तन की, प्रकाश का प्रकीर्णन, या कुछ और? ठीक है, तो उसका आंसर यही होता है व्यतिकरण। इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।
इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इंटरफेरेंस होता क्या है बस इतना ही जान लीजिए कि जब सपोज कि दो अलग अलग स्रोत से प्रकाश तरंगे निकले, एक सोर्स S1 मान लीजिए, एक सोर्स S2 मान लीजिए, जब भी कभी दो अलग अलग स्रोत से प्रकाश तरंगे निकलती हैं और उनके अंदर खास बात हो कि वो कला संबद्ध हो। अब ये कला संबंध क्या होता है ये आपको जानने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर वो दोनों स्रोत बिल्कुल एक जैसे हो, मान लीजिए आप सिमिलर हों, उनकी सारी प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी हो, तो वो जहाँ पर भी आगे जाके मिलती हैं, कई जगहों पर जाके मिलती हैं, तो जहाँ जहाँ वो मिलती हैं कहीं पर ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, कहीं पर डार्कनेस हो जाता है, फिर से ब्राइटनेस होती है, फिर डार्कनेस होता है, फिर ब्राइटनेस होती है। एक आपको यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिलता है पूरा। अगर ये स्क्रीन हो तो इस स्क्रीन पर यही देखने को मिलता है कि डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस, एक पूरा सीक्वेंस मिलता है। इसी घटना को बोलते हैं व्यतिकरण। ठीक है, तो दो अलग अलग स्रोत एक जैसे अगर हों तो वो जहाँ जहाँ जाके मिलते हैं, इंटरफियर करते हैं, वहाँ पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनती है। ठीक है, और इसी का उदाहरण है साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। जो साबुन का बुलबुला है, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, इसका रीज़न यही है, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। ठीक है, व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए प्रकीर्णन दैट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और आप इसको प्रतिदिन महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का बिखर जाना, स्कैटर्ड हो जाना। और प्रकाश बिखरता कब है? तो जब प्रकाश किसी भी धूल या धुएं से भरे, धूल या धुएं के कण अगर किसी माध्यम में उपस्थित हो और उसमें से प्रकाश होकर गुजरता है, तो उस प्रकाश के जो मात्रा होती है उसके अधिकांश जो भाग होते हैं वो उस कणों के द्वारा परावर्तित होकर टकरा करके चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह सपोज करिए कि ये धूल या धुएं के जो कण हैं, ये छोटे छोटे कण हैं किसी माध्यम में, और इधर से प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही। ये जो प्रकाश की किरणें, बहुत सारी किरणें आती हैं किसी भी स्रोत से, जब इस धूल और धुएं की इन कणों से होकर गुजरती हैं तो इनसे टकराकर इनकी काफ़ी जो मात्रा होती है, यहाँ पर बहुत सारे कण मैं दिखा दे रहा हूँ, इनकी जो बहुत सारी मात्रा होती है वो इनसे टकराकर यहीं पर इस तरफ बिखर जाती है ना। और बाकी जो बची हुई मात्राएं होती हैं वो फिर आगे निकलती हैं, बच के जो मतलब यहाँ पर जो नहीं बिखरती हैं वो फिर आगे पास हो जाती। ठीक है, तो जब भी प्रकाश किसी धूल या धुएं से, ये धूल या धुएं के कण हैं, धूल या धुएं के जो कण होते हैं उनसे होकर जब भी प्रकाश तरंगे निकलती हैं, प्रकाश स्रोत निकलता है, प्रकाश तरंगे निकलती हैं, तो उनका अधिकांश भाग यहीं पर बिखर जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो ये इस फिनोमेना को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या अलग अलग जो तरंगे, यहाँ अलग अलग रंग की जो किरणें आती हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश की अगर हम लोग बात करें, सूर्य का प्रकाश जिसको हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। देखिए सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, और वो क्यों कहते हैं उसको आप देख लीजिए। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को कहते हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश यानी कि वाइट लाइट। वाइट लाइट क्यों? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 तरंगदैर्ध्य वाली तरंगे मिक्सअप होती है ना। 7 तरंगदैर्ध्य का मतलब कि 7 अलग अलग रंगों की जो तरंगे होती हैं वो सूर्य से निकलती हैं, और वो सातों जब इकट्ठा कंबाइन होती हैं तो ओवरऑल उसका जो इफेक्ट होता है वो वाइट दिखता है, इसलिए कहते हैं श्वेत प्रकाश। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को ही हम लोग श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट बोलते हैं, क्योंकि इसमें 7 कलर ऑफ लाइट जो होती हैं, 7 कलर्स ऑफ लाइट मिक्स होती हैं। 7 कलर ऑफ लाइट कहिए या ये कह लीजिए 7 टाइप ऑफ वेवलेंथ, है ना। अलग अलग वेवलेंथ जो होती हैं तरंगों की, उसी आधार पर उनका अलग अलग रंग भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश है तो सुबह और शाम के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ठीक है,
इसके अलावा आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ में आपको देखने को मिल रहा होगा कि सुबह और शाम के समय सूर्य लाल दिखाई दे रहा है, आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है, खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों का रीज़न क्या होता है? अगर सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश है तो फिर उसके लाल दिखने का रीज़न क्या है? तो इन सारे सवालों का जो आंसर है वो एक ही आंसर है कि क्योंकि सूर्य के से जो प्रकाश तरंगें निकलती हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, अब मैं इन सब को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ और देखिए कैसे ये फिनोमेना देखने को मिलती है। सबसे पहले तो हम समझेंगे सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक है, सूर्य का लाल दिखाई देना ये प्रकाश के प्रकीर्णन का एक एग्जाम्पल है। और वो कैसे होता है? देखिए, सुबह और शाम के समय जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। सपोज कि हम यहाँ मान रहे हैं कि ये सूर्य है और सुबह के समय पृथ्वी यहाँ पर है, शाम के समय पृथ्वी यहाँ पर है। और आप जानते हैं कि इलिप्टिकल पाथ होता है इनका। ठीक है, तो सुबह और शाम के समय जो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये दूरी सबसे ज़्यादा, जबकि दोपहर के समय में ये दूरी सबसे कम होती है। ठीक है, तो सुबह और शाम के समय जब सूर्य की जो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये सूर्य है और ये पृथ्वी मैंने बनाई है। तो आप देख रहे हैं कि अगर दूरी बताइए इसके और इनके बीच की जो दूरी है, यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं और यहाँ से प्रकाश किरणें चल रही हैं या फिर यहाँ से इधर जा रही हैं, तो जब ये प्रकाश किरणें चलेंगी और पृथ्वी तक पहुँचेंगी तो रास्ते में ये धूल और धुएँ के कण हैं, है ना। रास्ते में जो माध्यम है इसमें धूल और धुएँ के कण हैं। तो इस धूल और धुएँ के कणों से भरे हुए माध्यम से होकर जब प्रकाश गुजरता है तो इसकी अधिकांश मात्रा यहाँ पर बिखर जाती है ना। अधिकांश मात्रा यहाँ पर बिखर जाती है। और अधिकांश मात्रा में से भी कौन सी तरंगदैर्घ्य या कौन सा रंग बिखर जाता है, तो उसके लिए एक नियम, वो नियम किसका नियम है? तो लॉर्ड रेले का नियम है। लॉर्ड रेले ने एक नियम दिया था कि प्रकीर्णन उसी रंग का ज़्यादा होगा, उसी कलर का ज़्यादा होगा जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ज़्यादा होगा। यानी प्रकीर्णन की मात्रा प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। ठीक है, बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती आपको दिख रहे हैं, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। तो अब आपको ये पता हो जाए कि किसका तरंगदैर्घ्य कम है तो आप ये भी पता लेंगे किसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, है ना। तो तरंगदैर्घ्य के लिए एक सीक्वेंस आप याद रखिए। तरंगदैर्घ्य के लिए जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या है, इस तरीके से आप देखिए। विबग्योर आपने याद किया होगा, VIBGYOR। ठीक है, इस सीक्वेंस को आप याद कर लीजिए। इसमें ये वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। और ये जो सीक्वेंस है इधर से इधर जाने का मतलब वायलेट से रेड की ओर जब हम जाएंगे यानी बैगनी से लाल की तरफ जाते हैं तो जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा होता है उसका मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। इसका मतलब बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम है और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब बताइए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अगर सबसे ज़्यादा हुआ तो इस नियम के अनुसार जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो अगर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा हुआ तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और लाल रंग का प्रकीर्णन अगर सबसे कम होगा तो जो यहाँ से प्रकाश जा रही है जिसमें ये सातों रंग इसमें मिक्स है, उसमें सबसे कम प्रकीर्णन अगर लाल रंग का ही होगा तो हमारे पास यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तो लाल रंग ही पहुँचेगा ना। तो इसी वजह से ये सूर्य हमको सुबह या फिर शाम के समय कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, क्योंकि बाकी सभी जितने भी तरंगदैर्घ्य हैं या जितनी भी रंग है या कलर है उन सब का रास्ते में प्रकीर्णन हो जाता है ज़्यादातर अमाउंट में। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसी वजह से हमको सुबह और शाम के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। दोपहर की बात कर लीजिए, दूरी बहुत कम होने की वजह से लगभग सभी तरंगदैर्घ्य की जो किरणें हैं वो हमारे पास पहुंच पाती हैं और जब सभी यहाँ पर इकट्ठा आती हैं तो आप जानते हैं जब सभी इकट्ठा रहती है तो कैसे दिखती हैं? श्वेत दिखाई देती है। इसीलिए दोपहर में हमको सूर्य लगभग श्वेत दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो आपका एक्सप्लेनेशन हो गया कि सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, लॉर्ड रेले का ये नियम आप नोट कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपका इसका जो है एक अच्छा सा नोट्स बना दिया है और मैंने बता भी दिया आपको कि एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है मैंने, तो उसको आप पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है,
चलिए एक और फिनोमेना यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है, और वो फिनोमेना है आकाश का नीला दिखाई देना। ठीक है, जो आकाश है वो पृथ्वी से हम देखते हैं तो आसमान हमको लगभग नीला दिखाई देता है। तो इसका रीज़न क्या है? जबकि आप चंद्रमा पर से इसी आसमान को देखते हैं तो वो आपको नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आकाश का नीला दिखाई देना, ये कहाँ से नीला दिखता है? ये पृथ्वी से नीला दिखता है। जबकि आप अगर चंद्रमा से बात करें तो चंद्रमा से ये आपको कैसा दिखेगा? चंद्रमा पर से ये आपको काला दिखाई देगा। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वही आकाश का रंग चंद्रमा पर से काला दिखाई देता है। रीजन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और यहाँ पर नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल कैसे समझेंगे इसको। सपोज कि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, दोनों जगह से हमको आसमान में यानी कि ऊपर हमको देखना है। अब देखिए सन से जो लाइट आती है, सन से जो लाइट हमारे पास आती है वहाँ पर होता क्या है? लाइट यहाँ भी आ रही होगी, लाइट यहाँ भी जा रही होगी। तो जब यहाँ पर लाइट आती है तो आप जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर एक खास बात है, पृथ्वी के चारों ओर इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से इसके चारों धूल और धुएं से भरा हुआ एक माध्यम पाया जाता है ना। पृथ्वी के चारों ओर एक माध्यम पाया जाता है, वायुमंडल जिसको बोलते हैं। लेकिन चंद्रमा पर जी की वैल्यू यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, वो शक्ति है, वो बहुत कमज़ोर है, इसका G/6 है। इसी वजह से यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, सभी गैसें यहाँ से पलायन कर जाती हैं। तो यहाँ पर कोई धूल धुएं या किसी भी गैस का जो कण है, अणु है, वो नहीं पाए जाते। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल उपस्थित है, जबकि चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। तो अगर यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित है तो जब यहाँ से श्वेत प्रकाश की किरणें चलेंगी तो वायुमंडल में आएंगी, तो वायुमंडल में आप जानते हैं धूल और धुएं के कणों से होकर जब तरंगें गुजरती हैं तो उनका प्रकीर्णन हो जाता है। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? मैंने बताया जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ज़्यादा होगा। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो विबग्योर से, मैंने आपको बताया ना, विबग्योर से सबसे ज़्यादा जो लैम्डा का मान है वो आर के लिए है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा आर का है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य लाल दिखाई देता है सुबह और शाम। और जो बैगनी और जामुनी नीला ये जो कलर है, रंग है, इनका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है और इनका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो इनका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि जब सूर्य से तरंगें आती हैं और पृथ्वी पर, तो इधर बैगनी, जामुनी, नीला, इन सभी जो रंग हैं, तरंगदैर्घ्य हैं, इनका ज़्यादातर अमाउंट में प्रकीर्णन हो जाता है। और वो जब प्रकीर्णन हो जाता है तो यहाँ पृथ्वी पर से हम उसी को देखते हैं, प्रकीर्णित तरंगदैर्घ्य को, रंग को देखते हैं, जो हमको ओवरऑल बैगनी, जामुनी, नीला न बोल के हम उसको सिंपली नीला बोल रहे हैं। ठीक है, नीला हमको, ये आसमान हमको नीला दिखाई देता है क्योंकि वो यहाँ पर बिखर गए। जबकि चंद्रमा पर से जब आप देखेंगे, आप जान रहे हैं कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो यहाँ पर कोई प्रकीर्णन नहीं होगा, कोई प्रकीर्णन नहीं होगा तो कोई रंग नहीं दिखाई देगा। अर्थात चंद्रमा पर से आपको आसमान कैसा दिखाई देगा? काला। और पृथ्वी पर से कैसा दिखाई देगा? नीला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रकाश के प्रकीर्णन को भी पढ़ लिया। और सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल दिखाई देना ये भी आपने देख लिया। और खतरे के जो निशान होते हैं वो अक्सर लाल रंग के इस तरह से है ना, कंकाल बना रहता है जहाँ पर बिजली रहती है तो लाल रंग का होता है। उसका भी रीज़न क्या है? उसका भी रीज़न है कि जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, प्रकीर्णन कम होने की वजह से बहुत दूर तक दिखाई देता है, इसीलिए खतरे के निशान को कोई जल्दी से देख ले इसलिए उसको लाल रंग से बनाया जाता है। एम्बुलेंस को आपने देखा होगा लाल रंग से लिखा रहता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी डेली लाइफ में आपको घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब देखिए इस चैप्टर का नाम था प्रकाश की प्रकृति एवं समतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन। अब ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए प्रकाश की प्रकृति टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है, तो हम इसको अभी नहीं शुरू कर रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्रकाश के बारे में आपने बहुत कुछ जाना कि प्रकाश किस तरह का तरंग है, कैसे चलता है, माध्यम बदलने पर क्या फ़र्क पड़ता है, दीप्त, अदीप्त, पारदर्शी, अपारदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को 1-2 बार और देख लीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाए, मतलब चीज़ें याद हो जाएं, समझ में आ जाएं। और PDF जो नोट्स है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ के क्वेश्चन जो हैं उसको प्रैक्टिस करिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक समतल पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन के साथ। धन्यवाद।